चुड़ैलों और राक्षसों के आतंक में डूबा प्राचीन जापान, जहां फिरंगियों का आना जाना और रहना मना होता है और राजा की कही बात ही कानून। राक्षसों के लिए आदमी बस कीड़े मकोड़े होते हैं, जब मन चाहा किसी को भी मार दिया। बस इन्हें एक ही चीज का खौफ होता है, समुराई वॉरियर्स। समुराई वॉरियर्स यानी एक ऐसा ग्रुप जो तलवारों से खिलौनों की तरह खेलता है। उनका केवल एक ही धर्म है, जापान के शोगन यानी राजा और प्रजा की सुरक्षा। अगर कोई समुराई इस काम में फेल हो जाता है तो उसे रोनिन कहा जाता है। समुराइज का एक रूल होता है कि जो समुराई अपने काम में फेल हो गया उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि वो अपना इकलौता काम नहीं कर पाया। कहानी की शुरुआत होती है और एक लड़का काय जंगल में भाग रहा होता है और कुछ समुराई उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते उसका पैर फंसता है और वो गिर पड़ता है। सेनापति ओइशी वहाँ आ जाता है और काय को देखकर कहता है कि ये एक राक्षस है। दरअसल काय की बनावट आम जापानियों की तरह नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि काय राक्षस है, तो कुछ का मानना है कि काय को जंगल के राक्षस टेंगू ने पाला है और टेंगू ने ही उसे मनुष्यों की हत्या करने का सारा ज्ञान दिया। समुराई चाहते हैं कि काय को या तो मार दिया जाए या यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, वरना राज्य में बुरा वक्त आ जाएगा। उस राज्य एको का राजा असानो भी आकर काय को देखता है, पर उसे काय में कोई बुरी शक्तियाँ नहीं दिखती। समुराई वॉरियर्स के विरोध करने के बावजूद असानो उसे अपने ही साथ रहने की इजाजत दे देता है। राजा असानो की बेटी माइका और काय को बचपन से ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर उनका मिलना नामुमकिन होता है और काय को ये बात पता होती है। माइका काय को अपने बाल के गहने से गिरा एक हिस्सा देती है, जिसे काय हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है। काय खुद से वादा करता है कि वो राजा असानो और उनकी बेटी के मिले प्यार को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उनकी रक्षा करेगा। काय समुराई बनना चाहता है, पर रूल्स के हिसाब से कोई बाहरी ऐसा नहीं कर सकता। एक बार असानो समुराई वॉरियर्स के साथ एक शैतानी जानवर का शिकार करने जाता है, जिसने हाल ही में कुछ मनुष्यों पर हमला किया होता है। वो जानवर राजा पर हमला कर देता है और राजा अपने घोड़े से गिर जाता है। एक समुराई यासुनो उस जानवर का पीछा करता है, पर उसे भी वो जानवर घोड़े से गिरा देता है और फिर उस पर हमला करने आता है। काय वहाँ आकर उस जानवर को मौत के घाट उतार देता है और सम्मान के लिए अपनी तलवार यासुनो को दे देता है। यासुनो काय से नफरत करता है और काय की बहादुरी देखकर उसे और जलन होने लगती है। अब राजा असानो वहाँ आता है और यासुनो के हाथ में तलवार देखकर बहुत खुश होता है। इस पूरी लड़ाई को एक जादुई लोमड़ी देख रही होती है, जिसकी दोनों आँखों का रंग अलग अलग होता है। वो लोमड़ी वहाँ से जाती है और औरत का रूप लेकर पूरी बात अपने राजा कीरा को बताती है। ये लोमड़ी मिजुकी एक चुड़ैल होती है जो कीरा की रखेल होती है। कीरा राजा असानो को मारकर उसका राज्य छीनना चाहता है ताकि वो अगला शोगन बन सके। काय ने उस लोमड़ी को देख लिया होता है। जानवर को मारकर सभी समुराई वापस अको लौटते हैं। असानो के सेनापति ओइशी और बेटी माइका को पता चल जाता है कि ये जीत यासुनो की नहीं बल्कि काय की वजह से मिली है। उसी रात जापान के शोगन असानो के राज्य में एक समुराई टूर्नामेंट के लिए आते हैं। इस टूर्नामेंट में सभी राज्यों के सबसे काबिल समुराई को लड़कर अपनी पावर दिखानी होती है। इस टूर्नामेंट में कीरा और उसकी रखेल वो चुड़ैल मिजुकी भी पहुंचती है। काय उसकी आंखें देखकर उस पर शक करने लगता है। काय पूरी बात ओइशी को बताता है, लेकिन ओइशी उस पर विश्वास नहीं करता। असानो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए यासुनो को चुनता है। अगली सुबह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मिजुकी जादू से यासुनो को अपने वश में कर लेती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। काय उसे फाइट के लिए बुलाने जाता है। कीरा की तरफ से एक बहुत ही शक्तिशाली समुराई आता है, पर यासुनो काले जादू में फंसा अपने कमरे में पड़ा होता है। इसीलिए काय डिसाइड करता है कि अब मुकाबले के लिए वो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कीरा का समुराई काय को बच्चों की तरह धोता है और लड़ाई के वक्त उसका मास्क गिर जाता है। मास्क गिरते ही शोगन उठ खड़ा होता है और कहता है कि ये समुराई नहीं है और आदेश देता है कि काय को जान से मार दिया जाए, पर माइका आकर उसे बचा लेती है और माइका के खातिर असानो भी बीच में आ जाता है। शोगन ऑर्डर करता है कि काय को खूब पीटा जाए क्योंकि उसने एक परंपरा को तोड़ा है।
रात को जब असानो सो रहा होता है तब मिजुकी उस पर भी जादू कर देती है। असानो की आंखें भी सफेद हो जाती है और उसे दिखता है कि कीरा उसकी बेटी माइका से रेप करने की कोशिश कर रहा है। असानो एक तलवार लेकर कीरा पर हमला करने जाता है, पर कीरा के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। उसके बाद असानो पर किया काला जादू हटता है तो वो देखता है कि कीरा तो अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है और माइका तो वहाँ आसपास भी नहीं है। इस हमले को शोगन भी देख लेता है और कहता है कि राजा असानो खुद ही अपनी जान ले ले तो अच्छा होगा, वरना उसे मजबूरन राजा असानो की हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा असानो ने अपने मेहमान की जान लेने की कोशिश की है। प्राचीन जापान में भी भारत की ही तरह अतिथि देवो भवः को फॉलो किया जाता था, पर जिसने भी इसका उल्लंघन किया उसके लिए वहाँ की सजा बहुत भयानक हुआ करती थी। असानो सम्मान के साथ खुदकुशी को चुनता है। अगली सुबह असानो रूल्स के हिसाब से सफेद किमोनो पहनकर आता है। अपनी बेटी के लिए एक मैसेज लिखता है, चाकू अपने पेट पर लगाता है और ओइशी तलवार से उसका सिर काट देता है। शोगन असानो के राज्य को कीरा को सौंप देता है और 1 साल बाद माइका और कीरा की शादी का ऐलान करता है ताकि दोनों राज्यों के बीच युद्ध न हो जाए। कीरा राजा बनते ही सभी समुराई वॉरियर्स को अको राज्य से बाहर निकलने को कह देता है और ओइशी को काल कोठरी में डलवा देता है। 1 साल बाद ओइशी जब काल कोठरी से छूटता है तो उसे पता चलता है कि सभी समुराई राज्य के बाहर जा चुके हैं और काय को दूसरे आइलैंड पर ले जाकर नौकर बनाकर बेच दिया गया है। कीरा और माइका की शादी होने वाली होती है और माइका कीरा के महल में होती है। ओइशी उसी रात अपने बेटे चिकारा को राज्य के बाहर रह रहे समुराई को लेने भेज देता है और खुद काय को छुड़ाने के लिए 2 घोड़े लेकर डच आइलैंड पर पहुंच जाता है। उस आइलैंड के किनारे पर सैकड़ों शिप्स लगी होती हैं और एक शिप में काय एक राक्षस से लड़ रहा होता है। काय उस राक्षस को मार देता है और मौका देखकर ओइशी उससे लड़ने के लिए एरिना में घुस जाता है। लड़ाई करते करते ओइशी उसे सब कुछ बता देता है और फिर वो दोनों अचानक भागने लगते हैं। शिप के बाकी लोग उनका पीछा करते हैं, पर वो दोनों सबको मारते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ओइशी उसे बताता है कि कीरा के पास 1000 समुराई हैं और वो किसी चुड़ैल की भी मदद लेता है और उन्हें अपने लीडर का बदला लेना होगा, वरना ये असानो राज्य और समुराई सबकी हार होगी। ओइशी काय को समुराई के कपड़े देता है और फिर वो दोनों बाकी समुराई से मिलने निकल जाते हैं। अब इधर कीरा को जब पता चलता है कि काय डच आइलैंड से भाग निकला है तो वो समझ जाता है कि ये ओइशी का काम है और वो मिजुकी को उन दोनों को मारने के लिए भेज देता है। सभी समुराइज और काय एक झील के किनारे मिलते हैं और अपने मास्टर असानो की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। ओइशी जब बताता है कि काय भी अब उनके साथ है तो एक समुराई इसका विरोध करता है क्योंकि वो उसे अभी भी एक शैतान मानता है, लेकिन फिर ओइशी उसे समझाता है और फिर 2 समुराइज को कीरा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेज देता है और एक समुराई पुराने समुराई साथियों को मदद के लिए बुलाने जाता है। ओइशी और काय बाकी समुराइज के साथ तलवारें खरीदने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कीरा के समुराई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। काय को जब लगता है कि वो लोग पकड़े जाएंगे तब वो उन पर हमला कर देता है और सबको अकेले ही धूल चटा देता है। अब उन्हें कुछ तलवारें तो मिल जाती हैं, पर इतनी सी तलवारें बड़े युद्ध के लिए काफी नहीं होती है। तो फिर काय ओइशी को बताता है कि टेंगू के मायावी जंगल में उन्हें तलवारें मिल सकती हैं। ओइशी कहता है कि यह सब काल्पनिक बातें हैं, पर काय कहता है कि उसने अपनी आंखों से उन तलवारों को देखा है। वो उन्हीं जंगलों में पला बड़ा है और उसमें भी जादुई शक्तियाँ हैं। उन्हें वहाँ हथियार तो मिल जाएंगे, पर उसके लिए उन्हें राजा टेंगू के जाल से बचना होगा। सभी समुराई अगली सुबह उस जंगल में पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत घना होता है और वहाँ मारे हुए लोगों की आत्माएं भटक रही होती हैं। काय को अंदर जाते ही टेंगू की आवाज आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि शैतानों को उनके आने की खबर लग चुकी है। वो सभी चलते हुए महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति के सामने पहुँचते हैं जो कि गिरी हुई होती है। उसी मूर्ति के पास एक गुफा होती है। काय और ओइशी उस गुफा में घुस जाते हैं और बाकी समुराई बाहर उनका इंतजार करने लगते हैं। काय ओइशी को बताता है कि चाहे जो भी हो जाए
उसे अपने हथियार बाहर नहीं निकालना है, वरना राक्षस उन पर हमला कर देंगे। वो दोनों गुफा के अंत में पहुँचे हैं, जहाँ एक गोलाकार कमरा होता है। उस कमरे में भी महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति होती है। बहुत सारे राक्षस उस मूर्ति के सामने सिर झुकाए बैठे होते हैं। काय ओइशी को वहीं रोककर दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां एक जादुई तलवार रखी हुई होती है। उसी कमरे में टेंगू आता है। काय उसे कहता है कि उसे एक युद्ध लड़ने के लिए जादुई तलवार की जरूरत है, जिस पर टेंगू उसे कहता है कि ये तलवार राक्षसों को इंसानों की नफरत से बचाने के लिए बनाई गई है, और ये तलवार लेने तो हजारों लोग आते हैं, पर कोई वापस लौट कर नहीं जाता। फिर टेंगू काय को उसकी जिंदगी की सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि काय का पिता एक नाविक था और माँ एक किसान थी। उसकी माँ ने उसे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो एक नाजायज बच्चा था। फिर राक्षसों ने उसकी परवरिश करी। टेंगू पूरी कोशिश करता है कि काय को यही रोक लिया जाए, पर काय उसके जाल में नहीं फंसता। फिर टेंगू उसे कहता है कि जो भी इस तलवार को पहले छू लेगा, ये तलवार उसकी हो जाएगी। फिर वो दोनों हवा की तरफ भागते हुए तलवार लेने के लिए भागते हैं। ओइशी अचानक देखता है कि बाकी समुराई अंदर गए हैं और अपने हथियार निकालकर राक्षसों से लड़ रहे हैं। उसके समुराई उसकी आंखों के सामने मरने लगते हैं और एक आवाज उसके कानों में गूंज रही होती है, ओइशी अपनी तलवार निकालो, ओइशी अपनी तलवार निकालो। इधर काय टेंगू से पहले जादुई तलवार उठा लेता है और ओइशी के सामने लड़ रहे शैतान और समुराई भी अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह तलवारें रखी होती हैं। दरअसल ये टेंगू का मायावी जाल था, जिससे काय बच निकलता है। वहाँ से सभी समुराई अपने पुराने साथियों के पास पहुँचते हैं। जिस आदमी को ओइशी ने कीरा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा होता है, वो आकर उसे बताता है कि कीरा आज रात पुराने मंदिर जाएगा। ओइशी सबको इकट्ठा कर मंदिर की ओर निकल पड़ता है, पर उन्हें रास्ते में ही मिजुकी मिलती है, क्योंकि मिजुकी ने ही ओइशी के इन्फॉर्मर को अपने वश में करके वहाँ बुलाया होता है। मिजुकी आग उगलती है और चारों ओर आग लग जाती है। कीरा के समुराई उन पर चारों ओर से हमला कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके खुद को बचाकर भागते हैं, पर उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। ओइशी की तलवार वहीं छूट जाती है और कीरा को लगता है कि वो सभी मारे गए। अगले दिन कुछ डांसर्स उनके घर के सामने से जा रहे होते हैं, जिन्हें काय पहचान लेता है, क्योंकि पहले उन्होंने राजा असानो के सामने भी अपना परफॉर्मेंस दिया होता है। वो ओइशी को तुरंत इस बारे में बताता है। फिर वो दोनों उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं। काय की असानो के लिए वफादारी और प्यार देखकर यासुनो उससे माफी मांगता है और उसे एक और तलवार देता है, क्योंकि हर समुराई के पास 2 तलवार होती है। काय भी समझ जाता है कि अब हर कोई उसे एक राक्षस नहीं मानता। ओइशी सभी समुराइज को इकट्ठा करता है और बताता है कि राजा असानो की धोखे से हुई मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक सभी समुराइज आते हैं और अपना नाम लिखकर खून से अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं। सबसे आखिरी में काय अपना अंगूठा लगाता है और कहता है, चलो अब हम इसे खत्म करते हैं। काय को देखकर सभी को गर्व महसूस होता है। ओइशी उठता है और कहता है, अब हम सिर्फ 47 ही रह चुके हैं और इन 47 में ओइशी का बेटा चिकारा भी होता है। 47 लोगों का मुकाबला 1000 समुराइज और जादुई शक्तियों से। रात को कीरा और माइका की शादी होती है। कुछ समुराइज डांसर्स का हुलिया बनाकर कीरा के महल में घुस जाते हैं और बाकी के समुराइज भी पहाड़ से चढ़ते हुए पीछे के रास्ते से महल में घुस जाते हैं और फिर वो एक एक करके दुश्मन समुराइज को मारने लगते हैं। ओइशी और काय डांस ग्रुप की मदद करते हैं और कीरा और मिजुकी का ध्यान बटाए रखते हैं। ओइशी डांस करते करते अपनी तलवार लेकर कीरा के पास पहुंच जाता है, पर तभी कीरा का समुराई उसके हाथ पर तीर मार देता है। ओइशी नीचे गिर जाता है और इसके कारण उसका मास्क भी नीचे गिर जाता है। मास्क गिरते ही भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। हर तरफ से तीर और तलवारें चलने लगती हैं। कीरा माइका को अपने साथ लेकर भागने लगता है। ओइशी और काय उनका पीछा करते हैं और रास्ते में आने वाले सैकड़ों समुराइज को मौत के घाट उतार देते हैं।
माइका अपने पास रखे चाकू से कीरा पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए कीरा दूसरी ओर भाग जाता है। काई और ओइशी भी उनके पास पहुंचते हैं और दोनों अलग अलग ओर निकल जाते हैं। काई माइका के पास पहुंचता है, पर वहां मिजुकी भी आ जाती है। मिजुकी अपना असली रूप दिखाती है, जो कि होता है एक स्नेक ड्रैगन का। इधर ओइशी कीरा के सामने जा पहुंचता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ओइशी कीरा को मारता है और चाकू से उसका पेट फाड़ देता है और फिर तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। कीरा की मौत ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से राजा असानो की हुई थी। इधर काई मिजुकी से नहीं लड़ पाता क्योंकि वो एक जादुई ड्रैगन होती है। मिजुकी काई को मारकर दूर फेंक देती है और फिर माइका पर हमला कर देती है। काई ने वादा किया होता है कि वो कभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर माइका की जान बचाने के लिए वो एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो तेजी से उड़ता हुआ जाता है और ड्रैगन के गले पर वार कर देता है। ड्रैगन मिजुकी जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये तलवार राक्षसों और चुड़ैलों के राजा टेंगू की होती है। कीरा का कटा हुआ सर लेकर ओइशी लड़ते हुए समुराइज के पास जाता है और चीखता है, राजा असानो अमर रहे। कीरा का सिर देखकर उसके समुराइज अपने घुटने टेक देते हैं। अब कीरा का कटा हुआ सिर लेकर सभी 47 समुराइज राजा असानो की कब्र पर जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शोगन को जब पता चलता है कि ओइशी ने असानो का बदला लिया है, तो वो बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम सभी को फांसी होनी चाहिए, पर मुझे तुम सभी में एक रोनिन नहीं बल्कि एक समुराई नजर आता है, इसीलिए तुम सभी को एक समुराई की मौत दी जाएगी और तुम सब की कब्र तुम्हारे राजा असानो के पास बनाई जाएगी। किसी समुराई के लिए ये सजा जन्नत से कम नहीं। सभी समुराइज इस सजा को खुशी से कबूल करते हैं और शोगन के सामने अपना सिर झुकाते हैं। माइका को राज्य का नया शासक घोषित कर दिया जाता है। माइका काई से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो दोनों साथ में रहें, पर अब ये नामुमकिन होता है। काई कहता है कि वो हमेशा माइका से प्यार करता रहेगा। अगले दिन सारे 47 समुराई सफेद किमोनो पहने शोगन के सामने बैठे होते हैं। माइका भी वही होती है। वो सभी अपने किमोनो में से एक कागज निकालते हैं और उसमें अपने प्यार करने वालों के लिए संदेश लिखते हैं। शोगन ओइशी के बेटे चिकारा को माफ कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा एक जाबाज समुराई हमेशा अको राज्य की सेवा करे। फिर सभी समुराई अपना किमोनो खोलते हैं। काई माइका की आंखों में देखता है और चाकू से अपना पेट चीर लेता है। माइका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। काई की मौत हो जाती है और वो शायद राजा असानो के पास चला जाता है। माइका काई का मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, मैं आपको हर एक दुनिया में जन्म जन्म तक तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक कि मैं आपको पा न लूं। और वही बाल के गहने का हिस्सा माइका को दे जाता है जो माइका ने उसे बचपन में दिया था। जापान में आज भी इन 47 रोनिन्स को त्याग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कर्तव्य और न्याय को मृत्यु से पहले रखा। हर साल 14 दिसंबर को दुनिया भर से लोग इन 47 रोनिन की कब्रों पर फूल चढ़ाने आते हैं।